कल और मंडे है। कौन सा स्कूल है आपका? पंजाब बोर्ड है, ठीक है। और कोई बच्चा इसके अलावा? कब है? कल और मंडे। और कौन सा पंजाब बोर्ड है आपका भी? ठीक है ठीक है, पंजाब बोर्ड है आपका भी। हाँ, सिर्फ कौन सा स्कूल है? समाना दूर है यहाँ से ना, ठीक है। कोई नहीं, कल वाली क्लास भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और मंडे फिर देख लेंगे। मंडे को अगर क्लास होगी तो उस दिन भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ तक मेरे हिसाब से मैंने पढ़ा दिया था। ये आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो यहाँ से पैरेललोपिपेड कहेंगे इसको, पैरेललोपिपेड यहाँ से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से लिखते रहना है आपको, साथ साथ में ही लिखना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट लेक्चर को। अब सबने सामने देखना है। मैं एक बार अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो सुनेंगे अब सब। पैरेललोपिपेड क्या होता है? पैरेललोपिपेड एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर है जिसको पैरेललोग्राम की हेल्प से बनाया गया है। तो पैरेललोग्राम की हेल्प से बनाया गया, तो इसका बेस पैरेललोग्राम है। तो मैंने कहा था कि एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर जिसकी जो, जैसे अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे शेप कैसा है, जितना डिग्री ये इधर को टर्न्ड है उतना ही डिग्री ये इधर को भी टर्न्ड है। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे फिगर जैसे क्यूबॉइड हो गया या सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में आप रियलाइज करने की कोशिश करो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है। तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच, यही है वॉल्यूम का फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर क्या है? उसमें पाई आर स्क्वायर है बेस एरिया, और उसको किससे मल्टीप्लाई कराया गया है? हाइट के साथ। जबकि कोन में ऐसा नहीं होता। कोन को अगर आप रियलाइज करोगे तो कोन क्या है, जैसे मतलब कोन की ना जो एजेस हैं वो बेंड हो रही है, बेस एरिया के परपेंडिकुलरली अपवर्ड वो नहीं जा रही, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए वो ऐसे बेंड हो जाता है ना कोन वहां पर से। तो बेंड होने की वजह से उसका जो एरिया है वो एग्जैक्टली बेस एरिया इनटू हाइट नहीं होता है, उसका 1/3 लेना पड़ता है ना। कोन में आप फील करने की कोशिश करना। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली वॉल्यूम के दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है पैरेललोपिपेड के लिए और दूसरा पढ़ना है टेट्राहेड्रॉन के लिए। तो पैरेललोपिपेड में तो वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि बेस एरिया इनटू हाइट होता है, ये आपको याद रखना है। या मतलब ऐसा मैं नहीं समझा रहा हूँ कि जनरली यही फॉर्मूला है, ऐसा नहीं होता। कोन है, कोन में फॉलो नहीं करेगा। ऐसी कोई और 3D स्ट्रक्चर है जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रॉन, उसमें भी नहीं फॉलो करेगा। तो बेस एरिया इनटू हाइट पैरेललोपिपेड के लिए लेकिन रूल है जिससे आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो मैंने आपको कहा ये वेक्टर अगर लेटर से C वेक्टर है और ये वाला वेक्टर B वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम का बेस एरिया कितना आएगा? B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड। तो बेस एरिया है B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड। और हाइट जो है, हाइट परपेंडिकुलर लेनी होती है। तो मैंने कहा ये जो टेढ़े में जा रहा है ये हाइट नहीं है, लेकिन आप इसका मैग्नीट्यूड जानते हो ये क्या है? मॉड A है। तो मॉड A ये अगर है तो ये कितना लिखा है फिर? ये हाइट मॉड A कॉस अल्फा। ये बताओगे कि ये हाइट कौन सा वेक्टर है ये? तो आप देखो बेस कौन है? बेस है एक ऐसा प्लेन जिसमें B और C वेक्टर प्रेजेंट है। हाइट क्या है? इस बेस के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर को कैसे लिखते हैं? B क्रॉस C से लिखते हैं। तो ये जो हाइट है बेसिकली ये B क्रॉस C वेक्टर है। तो अब ये B क्रॉस C वेक्टर है, तो बेसिकली ये अल्फा एंगल किन दो वेक्टर्स के बीच में है? ये अल्फा एंगल है A वेक्टर एंड B क्रॉस C वेक्टर के बीच में। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब किसी को वॉल्यूम लिखना है, वो क्या लिखेगा? तो सुनना मेरी बात को, मैं डायरेक्ट ये नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, माइंड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। वॉल्यूम लिखना है तो आप कहोगे बेस एरिया इज मॉड B क्रॉस C, मॉड B क्रॉस C इनटू ये वाली चीज कितनी आएगी? मॉड A कॉस अल्फा। तो क्या बना वॉल्यूम का फॉर्मूला फाइनली? मॉड B क्रॉस C इनटू मॉड कॉस A। तो आप अगर B क्रॉस C वाले मॉड को ना सिंगल वेक्टर समझो तो ऐसा लगेगा आपको कि क्या लिखा है? मॉड A मॉड B कॉस थीटा, मॉड A मॉड B कॉस थीटा। किस चीज का फॉर्मूला है ये? A डॉट B का। तो यहाँ वही तो लिखा हुआ है, देखो B क्रॉस C का मॉड डॉट मॉड A डॉट फिर क्या लिखा है? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा किस किस के बीच में? B क्रॉस C। देखो आप ऐसे जमीन पर देख रहे हो, लेकिन ये B क्रॉस C एंड A के बीच में एंगल है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा ऐसे, B क्रॉस C का मॉड इनटू मॉड A इनटू कॉस अल्फा। अब आप रियलाइज करो कि ये तो डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला है। किन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ये? तो ये है B क्रॉस C डॉट A का डॉट प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो?
बी क्रॉस सी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट है ये, क्योंकि अल्फा बी क्रॉस सी एंड ए में एंगल है। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट है, और कल ही हमने पढ़ा कि ये जो है ये वाली चीज कौन सी वाली चीज है बताओ, ये तो ये वाली चीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हमने बाद में चल करके क्या कहा था, बॉक्स फंक्शन मॉड ए मॉड बी मॉड सी। समझ आ रही मेरी बात? तो ये साइकिल ध्यान रखना, अगर आप इस साइकिल के अकॉर्डिंग लिखोगे तो सारी चीजें ये इक्विवेलेंट है, कल ये मैंने आपको लिखा दिया था। तो पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम में क्या करना है, ये डायग्राम बनाना और डायरेक्टली इस ये मत लिखना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जरूर लिख देना कि ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। मतलब ये लिखना जरूरी है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी है एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये नोट डाउन कर लो, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अच्छा, अगर ये जो ए वेक्टर है जो बेस वाले प्लेन पर नहीं है, जो ये ए वेक्टर है, अगर आप रियलाइज करो ये बेस जिस पर था उस प्लेन पर नहीं है, उसके आउटवर्ड जा रहा है, 90 डिग्री आउटवर्ड तो नहीं है बट बाहर तो जाएगा, इस प्लेन के आउटसाइड है ये, समझ पा रहे हो? तो बेस के बाहर जा रहा है एरिया, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं मैथ्स में, क्या कहते हैं? अगर ए बी सी के कलेक्शन को मैं लूं, क्या नाम दूंगा मैं उसको, बोलो, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अगर ये बाय चांस ये जो वेक्टर ए है अगर ये ग्राउंड पर ही होता तो क्या पैरेललोपिपेड बनता? फिर नहीं बनता। तो अगर पैरेललोपिपेड नहीं बन रहा है तो ये जो फॉर्मूला वॉल्यूम निकाल कर देगा, कितना देगा उस केस में जब ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, कितना आंसर लाके देगा वॉल्यूम का? अगर ये ए वेक्टर ग्राउंड के ऊपर ही आ जाए तो पैरेललोपिपेड कितना एरिया का आंसर लाके देगा? 0 लाके देगा पैरेललोपिपेड, है ना? तो बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इट इज अ टेस्ट टू चेक कि वेदर वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। 3 वेक्टर्स जो कि को इनिशियल वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर सेम प्लेन में है, तीसरा वेक्टर उस प्लेन के आउटसाइड में है, ऐसे वेक्टर हमेशा क्या बनाएंगे? आपका पैरेललोपिपेड बनाएंगे, जैसा कि ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ऐसा हमेशा पैरेललोपिपेड बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि अगर बॉक्स 0 आ रहा है, इस बात का मतलब है वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं। वॉल्यूम कब 0 आता है? जब वॉल्यूम बन ही नहीं रहा। तो ये अगर एग्जाम में कभी आया ऐसा कोई क्वेश्चन कि ये चेक करके देखो कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर है या नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होगा, और जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये जो है वॉल्यूम पैरेललोपिपेड का 0 आ रहा है, इसीलिए कोप्लेनर है, ठीक है। अगर नॉन 0 आए तो दैट मीन्स कह देना कि नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। तो लिख दिया सबने यहाँ तक? कल क्या सिखाया था? पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला सोचो ना, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पलटाओ। पैरेललोग्राम में प्रूफ कराया था मैंने, ये बेस एरिया पैरेललोग्राम का क्या सिखाया गया था? पैरेललोग्राम का एरिया लिखा गया था ए क्रॉस बी का मॉड लिखा था पैरेललोग्राम का एरिया। ट्राइंगल का बेस एरिया कितना लिखा था? हाफ, और ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। उस दिन प्रूफ कराया था। ये याद होने चाहिए फॉर्मूले, हर चीज़ सोची नहीं जा सकती एग्जाम में। अगेन मैं कह रहा हूँ, याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह लिखाया था ना पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का एरिया, वहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, ठीक है। करें आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट उस पर मैं चल रहा हूं, और अब हमें क्या करना है? अब हमें उस पर बात करनी है, टेट्राहेड्रॉन पर, दोनों पर बात करके सीधे क्वेश्चंस पर मूव। एक बार प्रॉपर्टी भी लिखे लेंगे साथ साथ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉपर्टीज को भी आप सुनना, बट हमें मेनली अब क्वेश्चंस करने हैं इसके बाद, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में लिखते रहना, साथ में लिखना नेसेसरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप जो है पीछे छूट जाओगे, तो साथ में लिखते रहना, ठीक है। ऑल राइट, तो लिख दिया फिर सबने यहाँ तक? करें आगे, ठीक है। जिसके जो भी लेक्चर मिस हुए हैं, रतिका मैम को मैसेज कर दो, मैंने उनको सारे लेक्चर्स दे दिए हैं जितने भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। वो एक ही मैसेज में आपके पास सारे डेट वाइज वो लिखा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस डेट को आप एब्सेंट थे, उस डे का लेक्चर आप देख सकते हो, जो भी एब्सेंट रहा है अभी एग्जाम की ड्यूरेशन में कोई, ठीक है। ऑल राइट, तो रतिका मैम से मांग लेना, वो आपको दे देंगे। आज का भी लेक्चर अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ बस मैं।
तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रॉन। तो हमारे पास टेट्राहेड्रॉन हम पहले से जानते हैं, टेट्राहेड्रॉन जो है कैसे बनता है, क्या टेट्राहेड्रॉन है ये हमें पहले से पता है। तो बेसिकली क्या है मेरे पास, ये आपके पास क्या है, एक टेट्राहेड्रॉन है। तो ये है उसका बेस। टेट्राहेड्रॉन किसको कहते हैं, एक ऐसा 3D फिगर जिसका बेस ट्राइंगल हो। अब मैंने क्या आपसे कहा कि लेट अस सपोज कि किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लिया, जनरली ये टॉप वाले को मान लिया करो ओरिजिन। हमेशा टेट्राहेड्रॉन इसी तरीके का बनाया करो ताकि याद सा हो जाए कुछ चीजें। तो हमने टॉप वाले को ओरिजिन मान लिया, यहां से 3 को इनिशियल वेक्टर्स निकाले गए और इन 3 को इनिशियल वेक्टर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, यहां ज्वाइन कर दिया, यहां ज्वाइन कर दिया, यहां ज्वाइन कर दिया। तो तीनों के एंड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रॉन। अब इस टेट्राहेड्रॉन का हम लोग वॉल्यूम लिखना सीख रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या निकलेगा इसका। तो इसमें मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए हिसाब से बता रहा हूं, प्रूफ नहीं करवा रहा हूं ये फॉर्मूला। टेट्राहेड्रॉन इज अ मैथमेटिकल फिगर जिसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 हाइट इंटू द कितना, बेस एरिया। अब ये बेस क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए उसके एडजेसेंट साइड्स के। तो ये वाला वेक्टर कौन बताएगा, कैसे लिखूं मैं, चलो इस नाम दो, इस वेक्टर को क्या नाम दे, इसको ए बी वेक्टर। और ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ए सी। तो एरिया ऑफ द बेस कितना आएगा, हाफ ए बी क्रॉस ए सी का मॉड। ठीक है, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, बस हाइट के साथ। तो अगर कभी कभार हाइट आपको पता होती है, हाइट अगर पता है तो वेरी गुड, उसी से आंसर आ जाता है। अब मैं इसको प्रूफ नहीं करा रहा हूं, बट अगर आपके को इनिशियल वेक्टर्स ए बी एंड सी हैं तो यही जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये इसके भी इक्वल आता है। इसको मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, बट वहां से जो मैंने वहां प्रूफ कराया ना, वही इसका प्रूफ होता है एक्चुअली में, कि जो हमारा पैरेललोपिपेड होता है ना, पैरेललोपिपेड के अंदर 6 टेट्राहेड्रॉन इस तरीके के आ सकते हैं, फिट हो सकते हैं। ये इसका लॉजिक होता है। जैसे पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम कितना था, ए बी सी का बॉक्स फंक्शन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसके अंदर ऐसे 6 जो ये पैरेललोपिपेड बनाया हुआ है, इसके अंदर ऐसे 6, आप देखना सिंगेज ने इस डायग्राम को बनाया हुआ भी है कि 6 जो हैं ऐसे ऐसे टेट्राहेड्रॉन इस पैरेललोपिपेड के अंदर फिट किए जा सकते हैं एग्जैक्टली। इसीलिए जो पैरेललोपिपेड है उसके 1/6 वॉल्यूम है इसका। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं, ये ए बी एंड सी, इन तीनों के बॉक्स प्रोडक्ट का 1/6 आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखो, लिखो जल्दी से। दोनों फॉर्मूले जरूरी है। लास्ट ईयर मेंस में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर सेम टू सेम क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। ठीक है, ऑल राइट। तो मैं शो भी करता हूं अभी आपको, इसको लिख दो फटाफट से, टाइम नहीं लेना है आपको लिखने में, फटाफट से लिखना है। तो वो तो काफी मुश्किल क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर, बट हम उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप उसको चाहे कॉपी में मत लिखना, जब आप उस क्वेश्चन को करोगे, चलो कॉपी में लिख लेंगे उस क्वेश्चन को, है ना, कॉपी में लिख लेंगे उस क्वेश्चन को, कर लेते हैं, जिससे ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कहां पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो लिख दिया, लिख दो जल्दी से। ठीक है, साथ साथ में लिखने की हैबिट डाल दो। और अब मैं उसको जेईई मेंस वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इस वॉल्यूम का वहाँ पर क्या यूज़ है। अभी अगर मुझे लगा कि डायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट से हो जा रहा है तो वो कर देंगे। मैंने सॉल्व किया था बहुत पहले, याद नहीं मुझे कि एग्जैक्टली क्या था वो क्वेश्चन, बट उसको हम सॉल्व कर सकते हैं एक बार फटाफट से। ठीक है, हाइट गिवन होती है जनरली, अगर हाइट गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हाइट वगैरह गिवन नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। तो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, तो मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट उस पर, तो देखना। तो मेरे पास जो है ठीक है, तो अब देखना, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से सुनना जरा। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी
तो आपके पास टेट्राहेड्रॉन है जिसका नाम ABCD है, और उसके पोजीशन वेक्टर्स उसने लिख के दे दिए, A पॉइंट का, B पॉइंट का और C पॉइंट का। ये पोजीशन वेक्टर लिख के उसने खुद ही दे दिए हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट। तो A का कोऑर्डिनेट देख लो कितना आया, 1 2 1। दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना आया, 1 3 -2, और तीसरे वाले का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2 1 -1, है ना। कर सकते हैं ऐसा, ऑल राइट। अब इसके बाद जो है, इसके बाद उसने ये कहा द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स D टू द ऑपोजिट फेस। तो जो D वर्टेक्स है, अगर आप इससे एल्टीट्यूड लोगे, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर लेंथ, तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जाएंगे तो वो जो परपेंडिकुलर है उसकी लिखा है इसने, द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स D टू द ऑपोजिट फेस मीट्स द मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू A ऑफ द ट्राइंगल ABC एट पॉइंट E। तो अगर यहां से एक देखो, मीडियन क्या होता है, जो ऑपोजिट वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर दे, 1:1 में। तो यहां से अगर मीडियन प्लॉट करेंगे तो क्वेश्चन का कहना है कि वो किससे मीट करेगा, एल्टीट्यूड से, और किस पॉइंट पर मीट करेगा, E पॉइंट पर मीट करेगा। समझ आ रही बात, ठीक है। अब उसने आगे क्या लिखा है, आगे रीड करते हैं। तो द एल्टीट्यूड मीडियन लाइंस थ्रू ए ऑफ ट्रायंगल, यहां तक। इफ द लेंथ AD, तो मेरे हिसाब से उसने ये कह दिया है कि AD की लेंथ हम आपको गिवन दे रहे हैं कि इतनी है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज दिस, वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन का ये है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट E पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसको चाहिए। तो क्वेश्चन आ गया समझ में कि क्या चाहिए क्वेश्चन को, E पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, ऑल राइट। ये एरिया गलत मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो अगर आप रियलाइज करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। और देखो आप इस चीज़ को ऐसे रियलाइज करना कि AD की लेंथ उसने हमको दे रखी है, ठीक है, और उसने क्या दिया है, वॉल्यूम दे रखा है। AD आपको पता है ना, बाकी चीज़ें तो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आप देखो फॉर्मूला ये है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है जिसको मैंने किससे इक्वेट कराया हुआ है, वॉल्यूम से इक्वेट कराया हुआ, जो वॉल्यूम उसने दिया हुआ था। अब बेस एरिया क्या होगा, तो बेस एरिया क्या होगा, देखो A पॉइंट को इनिशियल मान लो। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, AC वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग, AC वेक्टर लिखेंगे, और कौन सा वेक्टर लिखेंगे बताओ, AB वेक्टर। AC क्रॉस AB का मैग्नीट्यूड का हाफ अगर करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो बेस एरिया यहां पर निकाला जा रहा है, ये आपने AC वेक्टर निकाला होगा, देखो AC खुद निकाल के देखो कितना आएगा। तो 2 - 1 कैप, I कैप आएगा, -j कैप और -2k कैप, तो 1 - 1 - 2 इसीलिए लिखा हुआ है। और जब आप AB वेक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, 0 + 1 - 3, 0 + 1 - 3। तो बाई चांस आपने ये कैलकुलेट कर लिया करेक्टली, तो ये इतना आ जाएगा जो ये लिखा है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेना था, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √35/2 आ गया। तो बेसिकली बेस एरिया आने से आप क्या निकाल सकते हो, अब हाइट निकाल सकते हो, है ना। तो इस फॉर्मूले में मैंने बेस एरिया प्लेस कर दिया और हाइट निकालने की कोशिश करी। 805 जो है ना, 805 मेरे हिसाब से मैंने क्या किया यहाँ पर कि देखो जब 5 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना ही आएगा, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका 805 का। तो 805 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इतना आएगा। तो यहाँ से जब हाइट के लिए तुम काम करोगे तो हाइट इतनी निकल आएगी, आप निकाल के देखना इतनी निकल आएगी। और √35 कितना है ना, √35 एक्चुअली 5 7 जा 35 है, तो 5 7 जा 35 होने की वजह से कटिंग करके इतना आंसर आ रहा है। तो मान लिया कि ये आ गया। अब ये अगर आ गया तो हमें देखो क्या है, हमें ये हाइट पता चल गई, AE पता चल गया, AE पता चल गया, AD जो है वो ऑलरेडी पता था, तो हम AE वगैरह निकाल सकते हैं, है ना। हम AE तो निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस की हेल्प से, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हाइट का मतलब क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर। तो ये निकालने से AE पता चल गया। तो AE को जब आपने कैलकुलेट किया तो AE इतना आ रहा है, देखो AE को जब आपने कैलकुलेट, देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन था उस टाइम पर, सोचो। तो AE जो है वो इतना आ रहा है, कुछ अजीब सा। अब इस AE को जो है उसके बाद यहां पर देखो, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हमें E पॉइंट चाहिए। अब A से E पॉइंट पर देखो, जैसे इस चीज को ऐसे समझो आप, जैसे वैसे तो मैंने पता नहीं क्या किया हुआ है यहाँ पर, बट मैं इसको अलग वे में अब सोच रहा हूँ, मैं अलग वे में कराने का सोचता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो अभी तक के कैलकुलेशन डिस्कशन से हमें H पता चल चुका है। अब इसको इसी फिगर को जूम कर लेते हैं और इसी फिगर पर समझते हैं। तो अब सुनना, हमें क्या पता चल गया, ध्यान से सुनना। हमें ये पता चल गया है कि AE डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि हमें हाइट पता चल गई थी और हमें ये वाला हाइपोटेन्यूज तो पता ही था। AE डिस्टेंस पता चल गई है। अब अगर मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं E कोऑर्डिनेट को। तो E कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वेक्टर को लिख लूंगा, ये वेक्टर कितना है,
इस वेक्टर को लिखने से मतलब जैसे इस वेक्टर को सपोज मैंने लिख दिया, अब ये वेक्टर कितना निकलेगा, तो ये तो मिड पॉइंट था, मीडियन था ना ये, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा 2 + 1 मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये आपको पता चल गया। अब ये 1:2 क्यों मैंने लिखा है इसका तो मेरे को नहीं आ रहा समझ में, क्यों लिखा होगा क्या लगता है? 1:2 कहीं तो दिया नहीं था क्वेश्चन ने, है ना, तो 1:2 तो नहीं दिया हुआ है, बट एफ पॉइंट आपको पता चल गया। अब मैंने क्या कहा, देखो जैसे मैं ए वेक्टर एक्चुअली निकाल सकता हूं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे ए डिस्टेंस पता है। अच्छा इसलिए लिखा है शायद वो, क्योंकि ए पता है और एफ पता है, तो अगर ए पता है एफ पता है तो ये टोटल डिस्टेंस पता है। तो इस टोटल डिस्टेंस को निकालना जरा, ए एफ को अगर आप रफली निकालोगे तो कितनी आएगी ये टोटल डिस्टेंस ए एफ, तो 3/2 - 1 तो कितना आएगा 1/2, तो 1/4 आ गया, 1/4 और कितना आएगा बताओ 0 और कितना आएगा -5/2, तो दैट मीन्स कितना आएगा 25/4, तो 26/4 आ रहा है ना, 26/4 का मतलब है 13/2, तो √13/2 ये टोटल डिस्टेंस आ गई। तो ये टोटल डिस्टेंस √13/2 आई, और ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है AE कितना है, तो AE डिस्टेंस अभी भी निकाली थी। तो अब आप देखो क्या हमने किया था, तो AE डिस्टेंस हमारे पास आ गई थी, ये भी √13/2 है, अच्छा नहीं ये AF है, ये AF है और ये कितना है इतना। जब आप AE/AF लिखोगे तो AE/AF करने से कितना आ रहा है, AE/AF करने से आ रहा है 1/3, तो 1/3 मतलब ऐसा है कि दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय कंप्लीट, दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय कंप्लीट इज 1/3। तो अगर इसको आप 1 मान रहे हो तो इसको कितना मानना पड़ेगा 2, ताकि वो 1:3 का रेशियो बन सके। समझ पा रहे हो, देखो ये दिस अपॉन कंप्लीट है 1/3, तो ये 2 होगा दूसरा वाला पोर्शन। तो अब क्या लगा सकते हो बताओ, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या चाहिए, अब क्या लगाना पड़ेगा आपको, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको ये पॉइंट पता है, आपको ये पॉइंट पता है, आपको रेशियो पता चल गया, बिकॉज रेशियो पता चल गया तो ई पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूले से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और वही कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ई वेक्टर। तो ई वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, फिर इसके बाद मैंने इसमें सेक्शन फॉर्मूला ही लगाया, सेक्शन फॉर्मूले से मुझे कोऑर्डिनेट पता चला, और बिकॉज वो कोऑर्डिनेट पता चल गया तो उससे क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ पा रहे हो, इसको एज इट इज लिख लो आप, और इवन क्वेश्चन भी ऑप्शंस मत लिखना, क्वेश्चन लिख लो, घर जाके एक बार अपने हाथों से करना, तो उससे काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाती है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ, इसमें किसी को कोई डाउट है एक बार पूछ लो मुझसे, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दिया है, ठीक है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया पूछ सकते हो मुझसे। पहले क्वेश्चन लिख लो तब करते हैं आगे काम। तो इसीलिए लास्ट ईयर मैथ्स वालों से क्वेश्चन हुए नहीं एक्चुअली, वो रीजन यही है यार, इतना बड़ा जो क्वेश्चन है ये किस बच्चे से होगा जिसको हैबिट पड़ी हुई है इन क्वेश्चंस को करने की, उससे जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वही हैबिट चाहिए, इसी के लिए मैं कह रहा हूं आपसे कि अब आपने, मैं वेक्टर्स को आज थ्योरेटिकली खत्म कर दूंगा, तो और क्वेश्चन मैं आपको कल वाली शाम की क्लास में कराऊंगा, 1-1.5 घंटे या 2 घंटे जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, 1.5-2 घंटे के आसपास में करा दूंगा उसको। तो अब उस 1.5 घंटे में वेक्टर्स के PYQ में कराऊंगा, और फिर उसके बाद आपने करने हैं PYQ। अब मैं वेक्टर्स को कब टच करूंगा, 15 तारीख के बाद, 15 तारीख को सिलेबस खत्म कर देंगे, उसके बाद वेक्टर्स के क्वेश्चन फिर से मैं कराऊंगा जो अच्छे क्वेश्चन है, और 3D के भी क्वेश्चंस तभी होंगे। प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से ठीक ठाक हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी को उस समय ना भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस करोगे तो ही फायदा है। घर में बैठकर PYQ सॉल्व करना वेक्टर्स की काफी हद तक मैंने पढ़ा दिया है। कब कह रहे हो, कब है टेस्ट? AITS के जो टेस्ट हैं वो तो चलते रहेंगे जैसे चल रहे थे, जो डेट्स थी। उसके अलावा मेरे को ऐसा लग रहा है कि फाइनल टेस्ट आपका 1 नवंबर तक होगा, फाइनल टेस्ट, उससे पहले कोई टेस्ट नहीं AITS के अलावा, फाइनल टेस्ट 1 नवंबर को होगा। अब बोलो क्या कह रहे हो, पूरा नहीं होगा उसमें ना, वही जो चैप्टर्स अभी कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक के टेस्ट हो चुके हैं शायद आपके, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो टेस्ट होगा उसमें, लेकिन एक और टेस्ट था उसमें, लेकिन अब वो यार डिपेंड कर रहा है कि वो लोग करा रहे हैं उस टेस्ट को नहीं करा रहे। एक और टेस्ट था शायद सीक्वेंस में, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो अभी कोई टेस्ट मेरे हिसाब से प्लान नहीं है फिलहाल के लिए। अभी वो वैसे भी अगले मंथ
पता नहीं, अब देखते हैं, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अभी छोड़ दो। अब आपका वैसे भी जितने भी AITS चल रहे हैं, अभी इन पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। AITS में क्या होता है, काफ़ी चैप्टर्स आपके रिवाइज हो जाते हैं, वो सबसे परफेक्ट टेस्ट है इस टाइम पर। जब चैप्टर्स कुछ रिवाइज हो गए, मान लो आपको 12th के चैप्टर, तो उससे एटलीस्ट हमें रिवीजन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि पता है, आपको याद हैं चीज़ें, और वो रिलीफ हमें चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत सारा सिलेबस करने को। ठीक है, तो बिल्कुल अगर एग्जाम खत्म हो गए हैं, या फिर एग्जाम, देखो दो सिचुएशन हो सकती है आप एग्जाम दे रहे हो बट पढ़ नहीं रहे उसके लिए सच, तो अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से 100% फोकस यहाँ डाल दो। जितना ज़्यादा फोकस रहेगा, आप सोचो ऐसा प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा बच्चा एकदम से सॉल्व वहाँ पर। ये प्रॉब्लम्स कब होती हैं सॉल्व, जब बिल्कुल ही हैबिट पड़ी हुई है इन क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, तो वो हैबिट हमें जनरेट करनी है 2-3 महीने में, और वो तभी जनरेट हो सकती है जब आप बैठकर बिल्कुल मेहनत करोगे। ये हैबिट्स तभी जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप लोगों ने? ठीक है, तो क्वेश्चन हटा दिया मैंने, अब बस सॉल्यूशन आप ले। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखना क्योंकि फिर आगे बढ़ना। सारा लिख दिया तुम लोगों ने? सारा लिख दिया? करें आगे? ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी क्या पता उतनी ना भी हो, बट कैलकुलेशन तो मुश्किल है। देखो नंबर्स जो है बिल्कुल भी वैसे नहीं है। आप देखो अंडर रूट वगैरह इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सॉल्व करना मुश्किल काम है। तो उसके लिए क्या है, हैबिट बना लो कैलकुलेशन की। कभी अगर आप जैसे मान लो जो PYQ बुक लगवाई हुई है उसमें मान लो सॉल्यूशन भी है, आप अगर हिंट लेते हो तो हिंट किस चीज़ का लिया जाता है, आइडिया का, कि यार ये क्वेश्चन मेरे से तो हो नहीं रहा है, वो लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइडिया हिंट लिया, और उसके बाद कैलकुलेशन खुद की होनी चाहिए आपकी। जब आपको कैलकुलेशन की खुद की हैबिट होगी तो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन पेपर में आएगी, और डिफ़िकल्ट आने की वजह से उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हमें उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि अकेला एक क्वेश्चन है जिसमें मुश्किल आ गया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उस साल पूछे गए थे। और ऐसा मान लो कि इसी साल था बल्कि नो तो है ना, ऐसा मान लो कि हार्डली 12-15 क्वेश्चन बच्चे कर पा रहे थे, हार्डली, वो भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। एक बच्चा मैंने ऐसे सुना था जिसके 18 सही हो रहे थे, वो भी हमारे सेंटर का नहीं था, वो मेरे किसी जान नोन में था, तो उसने बताया था 18 करेक्ट हैं उसके। तो 18 करना बहुत बड़ी बात है, मतलब उसने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया हुआ था। ठीक है, ऑल राइट। चलो हो गया फिर? ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
करें नेक्स्ट, ठीक है, ऑल राइट। आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। आंसर लिख दो इसके बाद डायरेक्टली, अगर आपको समझ आ गया ना कि रेशियो आ गया तो आंसर बस इनफ रहेगा, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे जिसमें मतलब आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद है, ऐसा मैं कुछ करवाता था उस टाइम इंटीग्रल कैलकुलस में, ऐसा क्वेश्चन होता था कि कॉमन लिया जाता था और उसके जैसा, है ना। तो आते हैं, कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं, कैलकुलेशन अलग हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने हालांकि इस साल के PYQ एक भी नहीं कराया आपको, बट स्टिल जो है क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे, ठीक है। मैं आपको जैसे अभी वेक्टर्स का एज सच इसमें, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है तो आप इसमें देख सकते हो कि कितनी सारी टर्म्स हैं, मतलब अजीब सा कुछ लिखा हुआ है ना, इतनी सारी टर्म्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे हैं और हमें इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा। आप ये तो बहुत क्लीन वे में सॉल्यूशन लिखा गया है, क्योंकि रफ में पता नहीं कितनी बार ट्राई किया गया होगा, तब ये इतना क्लीनेस्ट आया है। बट अदरवाइज अगर आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में, है ना। तो वो हैबिट बना के आपको रखनी होगी। आप देखो जैसे आपको याद होगा उस टाइम पर हम वो करते थे, बाइनोमियल थ्योरम में NCR वाली जो सीरीज होती थी उसका एडिशन वगैरह सिखाया जाता था आपको, तो वो देखो वो आया हुआ है इसमें पेपर में, ठीक है ना। और ठीक है, जैसे मैं आपको एक APGP का एक बेसिक सा क्वेश्चन होता था, हम लोग यहाँ पर करते ही थे उसको, बट वो क्वेश्चन आप यहाँ पर देखना किस वे में उसने वो पूछा हुआ है। तो ये रहा, देखो ऐसा क्वेश्चन इवन RD शर्मा में भी होगा मेंशन कि जैसे क्या होता था कि A1 A2 A3 अप टू AN बी या GP इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स की GP है। A1 एंड A, देखो GP में कितने वेरिएबल्स होते हैं, 2, पहला होता है फर्स्ट टर्म और दूसरा होता है रेशियो। A1 A5 की वैल्यू 28 दे दी, एक कंडीशन ये दे दी और दूसरी कंडीशन क्या दे दी, A2 प्लस A4 की वैल्यू क्या दे दी उसने, 29। दो कंडीशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व हो ही जाएंगे। बट जब आप इनको सॉल्व करने जा रहे हो तो आप देखो इसका रूट कैसा आ रहा है। तो मैं अगर बैठा हूं तो मैं तो ये सोचूं मैंने गलत तो नहीं कर दिया कुछ, है ना, ऐसे रूट्स आ रहे हैं, जबकि रेशियोज ऐसे आते नहीं थे जब हम क्वेश्चंस करते थे। तो अब फिर उसके बाद जब ये रेशियो आ रहा है उसके बाद जाकर फाइनल आंसर इस तरीके से निकल के आ रहा है, मतलब समझ पा रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें रेडी रहना होगा, और जब आपका रिवीजन फेज आएगा उसमें अपनी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना। कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि कैलकुलेशन खुद से आपकी होनी चाहिए 100%, है ना। तो साफ साफ लिखने की हैबिट रखो इन प्रिपरेशंस में, जितना ज़्यादा साफ हम रखते हैं काम को उतना बेटर हमें चीज़ें सही लगती हैं, ठीक है। वापस लौटते हैं, अब फटाफट से यहाँ पर के क्वेश्चंस करते हैं। ये सिंगेज के क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक है, बेसिक इन द सेंस कि इसमें कॉन्सेप्ट मर्ज नहीं है, PYQ में कॉन्सेप्ट मर्ज होते हैं, ठीक है, ऑल राइट। अब मैं आपको इसके बाद, पहले तो मैं सोच रहा था आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक बार थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिखना, हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो देखो अब जरा सब लोग सामने देखो और समझने की कोशिश करो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यहां पर कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये क्या है, ये लिखा हुआ है k इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद a वेक्टर, और इस बॉक्स का मतलब है कि इसका डॉट प्रोडक्ट लिया गया होगा किसके साथ, b क्रॉस c के साथ। तो एक तरीके से देखो k से अगर आपने किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कराया है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना कि k मल्टीप्लाइड बाई a डॉट b क्रॉस c, उससे फर्क क्या पड़ता है, ये a डॉट b क्रॉस c तो कांस्टेंट नंबर है। तो k को यहां पर यह समझाया जा रहा है कि किसी वेक्टर को अगर तुमने k से मल्टीप्लाई किया और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उस k को बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ a के साथ ये बात हो रही है, ये b के साथ भी होगा तब भी इसी तरीके से काम करेगा। तो मतलब कहा जा रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई कांस्टेंट है उसको डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गई पहली चीज। अब सेकंड चीज पर आ जाओ, सेकंड चीज को समझने की कोशिश करो। देखो ये a प्लस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले बॉक्स में कितने वेक्टर्स लगते हैं हम उसमें रखते हैं 3 वेक्टर्स। ये पहला वेक्टर है और ये क्या है उसमें दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर। तो अगर आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखोगे तो दिखाई कैसे देगा आपको, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे दिखाई देगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट, फिर यहां पर कितना किया जाएगा बताओ, c क्रॉस d। समझ पा रहे हो,
ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता क्या है, एक वेक्टर आता है। तो अगर ये एक वेक्टर है, अगर ये एक वेक्टर है तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा पहले, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये डॉट है, पहले ए के साथ मल्टीप्लाई कराओगे और किसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, फिर सी के साथ। तो कितना आएगा, ए डॉट सी क्रॉस डी, फिर कितना आएगा बगल में, बी डॉट सी क्रॉस डी। लिख सकते हैं क्या ऐसा? तो हमने ये चीज लिख दी। अब आप मुझे बताओ कि ये चीज क्या है, ए सी डी, ये तो इसका बॉक्स फंक्शन आ जाएगा फिर से वापस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये क्या आ जाएगा दोबारा से, बॉक्स फंक्शन आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लिख सकते हैं ऐसा। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई प्रूफ। समझ आ गई बात? अब ये स्टैंडर्ड चीज नहीं है, बट ये सिंगेज अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस में ये चीजें लिखी हुई हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, दो नाम दिए जा रहे, नाम स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पेपर में यूज हो जाएगा। पेपर में अगर किसी को ये चीज यूज करनी है वो लिखेगा पहले उसका मतलब क्या है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या लिखाया जा रहा है कि राइट हैंडेड सिस्टम किसको कहेंगे, तो राइट हैंडेड सिस्टम उसको कह रहे हैं जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट नंबर, वो नंबर है, ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो उसको क्या नाम दे दिया उसने, राइट हैंडेड सिस्टम, और अदरवाइज क्या नाम दे दिया उसने, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, अगर नेगेटिव आया। ठीक है, और अगर जीरो आ रहा है तो फिर उनको कोप्लेनर वेक्टर कह देते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं उसको। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ये तो हम लिख चुके हैं, इसीलिए मैंने ये लिखवाया नहीं आपको। फिफ्थ नंबर जो रिजल्ट है लिखाया हुआ है, कोप्लेनर वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ जाए। अब अगला वाला समझना बड़ा जरूरी है। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। अगर आप इस वेक्टर को देखने की कोशिश करोगे जो यहां पर लिखा हुआ है, इस वेक्टर को अगर आप देखने की, इस ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, इसकी वैल्यू मैं आपको यहां पर लिख के दिखा रहा हूं। बताओ वैल्यू कितनी आएगी, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। अब मैंने आपको जिस दिन पहली बार क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था उस दिन आपको समझाया गया था कि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, and it is also perpendicular to the plane that contains a vector and b vector. A cross b is a new vector which is perpendicular to both a vector and b vector. तो अगर ये वेक्टर इस a वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो आंसर कितना आएगा, आंसर जीरो आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो यहां पर यही समझाया जा रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले बॉक्स में अगर दो वेरिएबल सेम आ जाएं तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखो ऐसा नहीं कि पहले दो सेम आ जाएं, आगे पीछे कहीं भी दो अगर सेम आ जाए तो हमेशा जीरो होगा ही होगा। तीन वेरिएबल्स होते हैं, तीन में से अगर दो वेरिएबल्स आइडेंटिकल आ जाएं तो हमेशा जीरो होगा ही होगा। ठीक है, ऑल राइट। अगला वाला बस ऐसे लिख देना इसका, ये अगला वाला रिजल्ट ये कह रहा है कि कभी कभार क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है किस चीज का, ये फर्स्ट वेक्टर है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का। ये सेकंड वेक्टर है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का। वो थर्ड वो है क्या कहते हैं उसको, वेक्टर है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है तीन वेक्टर्स का। तो कहा जा रहा है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसी के इक्वल होता है। क्यों होता है अभी एक बार छोड़ दो, डायरेक्ट लिख दो, यूज होएगा कहीं तो देखेंगे। लेस इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये कहीं यूज होता नहीं है सच, कहीं कोई प्रॉपर थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आ गया वहां यूज हो सकता है। तो यहाँ पर तीन वेक्टर्स लिखे हुए हैं और इसका आंसर इसके इक्वल कहा जा रहा है कि एबीसी के बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां मैंने एवेंजर्स में तो मैंने लिखा है भी नहीं, मैंने सोचा कि कोई मतलब नहीं है, बट आप लिख रहे हो तो अभी आप सारे लिख दो। फिफ्थ छोड़ देनी है आपने, सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ, इस पे स्टार लगा देना, ये बहुत जगह यूज होगी। पहले सीबीएसई बोर्ड में भी आता था, मतलब ऐसा मान लो जो पुरानी आरटी शर्मा अगर किसी के पास है उसमें आप देखना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पुरानी आरटी शर्मा में है वो। ठीक है, ऑल राइट। तो आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव था एक तो वॉल्यूम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक और टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव अब अगर हमने कंप्लीट कर दिए तो मतलब खत्म हो गया काम, वेक्टर्स थ्योरेटिकली फिनिश। ठीक है, अब इसके बाद 3D स्टार्ट करूंगा मैं कल की क्लास में, तो अगर कल एग्जाम है मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, बट अदरवाइज आना थोड़ा मैंडेटरी है आपके लिए। अगर एग्जाम है तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, बट आ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ऑल राइट।
ठीक है, 1 मिनट बस। ठीक है, तो लिख दिया सबने। अब बस क्वेश्चंस करने हैं हमने डायरेक्टली। अच्छा ऐसा करते हैं, वो भी लिख ही लेते हैं, वेक्टर क्या नाम है उसका, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट अगर हमने लिख दिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स तो खत्म हो गया। फिर हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं फिर फटाफट से। लास्ट टॉपिक लिख लेते हैं और बस खत्म हो। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका सीख लेना, क्योंकि बिना इसके कुछ क्वेश्चंस तो इम्पॉसिबल हैं। जैसे इसमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, अगर ये नहीं भी आती है किसी बच्चे को, वो सोच लेता है इसको, बट अगर उसकी मैं बात करूं वो सोचा नहीं जा सकता, जो अगला रिजल्ट में बताने वाला हूं। ठीक है, 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये उस टॉपिक में समझाया जाएगा। 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ऑल राइट। और सिंगेज को फॉलो करना, उसके क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के जरूर करना। डायरेक्ट पीवाईक्यू पे अगर नहीं जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा शायद, क्योंकि उससे क्या है सारी थ्योरी एक बार क्लियर हो जाएगी आपको, और फिर पीवाईक्यू करोगे तो अच्छा भी लगेगा। पीवाईक्यू हो रहे होंगे सॉल्व आपसे, लेकिन क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। ठीक है, लिख दिया सबने। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, जिसका नाम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसमें 2 रूल लिखे हुए हैं बुक में, बट दूसरा वाला रूल याद नहीं करते हम लोग, मुझे भी याद नहीं है। आपको पहला वाला लेकिन याद रखना है, पहले वाले के बिना काम नहीं चल सकता, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ऑल राइट। एक बार मैं कनेक्टर दूसरा लेके आता हूँ, दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अगर ओपन हो गया तो लिख लेना, तो दिखा है। चलो फटाफट से करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो इधर तो सुनना, यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बोलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, डॉट लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट होता था तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस लिखा है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, अगेन एक वेक्टर होता है। अगर आप वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कोई नई वेक्टर ही आता है, कांस्टेंट नहीं आता, इसीलिए इसका नाम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को याद कैसे रखना है, इसमें 2 रूल्स हैं। रूल क्या है कि देखो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ब्रैकेट का मतलब बेसिकली है, ब्रैकेट का बेसिकली मतलब ये है कि पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके जो आंसर आए, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके जो आंसर आए उसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करो, यही तो मतलब है ना इसका। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा उसका क्रॉस इसके साथ करना है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपने याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं, प्रूफ तो बता भी नहीं रहा हूं। देखो जो सब्ट्रैक्शन में है उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले 2 का डॉट करना है और किसके साथ बाहर से मल्टीप्लाई कर देना है, सी के साथ। ये एक कांस्टेंट नंबर है तो आप इसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसकी सीक्वेंस एबीसी है, यहां भी देखो एबीसी लिखा हुआ है, ए डॉट बी क्या सी,
तो जो सेकंड पार्ट है उसको याद रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो सीक्वेंस इधर है वही सेम सीक्वेंस इधर कॉपी हो रही है, पहले 2 का डॉट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई। इस वाले में सीक्वेंस ब्रेक हो रही है, फर्स्ट और थर्ड का क्या कर रहे हैं ये लोग, डॉट कर रहे हैं ए डॉट सी और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के साथ। समझ आ रही बात, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना मल्टीप्लाई है, वो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब जैसे इस वाले को किसी को अगर दिमाग सोचना है, यहां पर मैंने लिखा है कि इसको याद नहीं करना, आपने याद क्यों नहीं, इसको आप लिखोगे भी नहीं कॉपी में, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ब्रैकेट शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं होता जैसे डॉट प्रोडक्ट में, तो एसोसिएटिविटी, इसको क्या कहते हैं ब्रैकेट शिफ्ट करने को मैथमेटिक्स में, एसोसिएटिविटी, कि आप किसी भी दो को पहले सॉल्व कर लो। इन वेक्टर्स एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती है, इन वेक्टर्स एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती है। तो a क्रॉस b क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं होती। डॉट प्रोडक्ट हो जाता है इक्वल, ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट वैसे भी होगा ही नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये, डॉट प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का हो भी नहीं सकता। कोई बताएगा क्यों नहीं हो सकता 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट? हाँ ना, परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो स्केलर है, स्केलर का किसी वेक्टर के साथ डॉट कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना, लेकिन वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस हो सकता है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डॉट एक कांस्टेंट आएगा, उसका डॉट कैसे वेक्टर के साथ हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता, वो डिफाइंड नहीं है। समझ आ रही बात? अच्छा, किसी को अगर ये वाली चीज को ध्यान से सुनना, किसी के पास इतना दिमाग है क्या कि फर्स्ट फॉर्मूला इसमें कैसे अप्लाई हो? मान लो हमने फॉर्मूला नहीं याद किया है इसका, तो क्योंकि उसमें ब्रैकेट अगले 2 पे था, इसमें पहले 2 पर ब्रैकेट है, तो इस वाले कॉम्बिनेशन को उसमें कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, कोई बताएगा? सी को आगे लिख देंगे माइनस टाइम्स, वेरी गुड। तो अगर आप इसको उसी फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हो तो सी को आप क्या कर दो, आगे लिख दो, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो क्या ये वाली चीज इसके एग्जैक्टली इक्वल है? एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ये इसके, क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता था। तो अगर आप सी को पहले लिख रहे हो तो आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन। तो आप क्या करना, जैसे निकालना तो ये था, लेकिन आप इसको निकालना और उस पर माइनस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल आ जाएगी। समझ आ गई बात? तो ये फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला याद करना है। सेकंड वाला केस किसी क्वेश्चन में दिखाई दे तो पहले आप उसे फर्स्ट केस में ट्रांसफॉर्म करोगे, फर्स्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया, अब इसमें फर्स्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट का मतलब ये है, नेम में कंफ्यूज नहीं होना कि सी यहां लिखा है तो यहीं पर सी लिख दिया। ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो नेम से कोई लेना देना नहीं है। ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से लगेगा। नाम में सी पहले लिखा है तो ऐसे नहीं कि जहां जहां सी है वहां रख दो आप वैल्यू। जो पहले पर है उसे ए की तरह एक्ट करना होगा, जो दूसरे पर है उसे बी की तरह एक्ट करना होगा, और जो तीसरे पर है उसे किसकी तरह एक्ट करना होगा, सी की तरह। तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दो और बस अब हम सीधे क्वेश्चन पर। हमारे पास लगभग 35 मिनट्स के आसपास होंगे, लगभग 35-40 के बीच में मिनट्स हैं। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, एक तरफ से मैं सीधे क्वेश्चंस कराते हुए चलूंगा, आपने भी जल्दी जल्दी से सुनना है और समझना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख दिया सबने, ठीक है। और सेकंड वाले को या तो लिख रहे हो तो लिख दो कि नो नीड टू रिमेंबर, या कट ही कर दो उसको, लिखो ही नहीं सेकंड फॉर्मूले को, ठीक है। ये जरूर लिख देना कि इसको ऐसे करना है, ये रेड कलर से जो लिखा है ये लिखना जरूरी है कि कभी ऐसा आएगा तो हम ऐसा करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो अब हटा देता हूं और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अब सीधे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस हम करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो देखना आप जल्दी जल्दी से। तो अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा चीज़ों पर, अब मैंने समझा दी है सारी चीज़ें, अब हमें सीधे क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से देखते रहना और करते रहना सॉल्व, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, अब बंद हो गया, ओहो यार, ये तो दिक्कत हो गई। ठीक है, चलो फटाफट से करने। अब जल्दी से देखो, मुझे ये बताओ कि जिस बच्चे को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आ रहा होगा वो इसको कैसे कैलकुलेट करेगा। वो पहले ए वेक्टर को कुछ लेट करेगा, वो लिखेगा
कि ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, a1i a2j और क्या लिखेगा a3k, और वो इसको लिखकर पहले इस क्रॉस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करेगा, फिर इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर आंसर लिखेगा, फिर सिमिलर प्रोसेस इसमें, सिमिलर प्रोसेस इसमें। तो 3 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आपने इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो सबसे पहले सेकंड नंबर वाला टर्म लिखा करो। सेकंड नंबर वाला टर्म क्या कहता है, जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो आई कैप डॉट ए वेक्टर और बाहर से क्या होगा मल्टीप्लाई में आई कैप। समझ पा रहे हो? पहले वाले में फर्स्ट और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो कितना लिखोगे आई कैप डॉट आई कैप और बाहर से क्या होगा मल्टीप्लाई में ए वेक्टर। तो यहां तक आपको बात क्लियर है? ठीक है। प्लस सेकंड पर आ जाओ। सेकंड में माइनस वाला जो टर्म होता है उसको लिखना बड़ा आसान होता है, सीधे सीक्वेंस फॉलो करनी है उसकी, जे डॉट ए और फिर बाहर से क्या लिखना है जे कैप लिखना है। फिर पहले वाले पर क्या होता है, पहले वाले में जे डॉट जे होगा फर्स्ट थर्ड और बीच में क्या आएगा ए वेक्टर। लास्ट वाले केस में आ जाओ, पहले माइनस वाला लिखा करो, सीक्वेंस फॉलो किया करो, के कैप डॉट ए कैप और फिर बाहर से क्या होगा मल्टीप्लाई में के कैप। क्या यहां तक ठीक है? बताओ ठीक है यहां तक? अच्छा, अब इधर पहले वाले टर्म पे कितना आएगा के कैप डॉट के कैप और फिर बाहर से आएगा ए वेक्टर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 0 नहीं 1 होता है, 1। आई कैप कितना एंगल इन दोनों के बीच में? 0 एंगल है ना, cos 0 1 होता है। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। आई कैप डॉट ए वेक्टर कितना होता है? अरे 0 ये इसके साथ डॉट करना है, इसके साथ आई कैप डॉट ए वेक्टर a1। इसके साथ जब आप आई कैप का डॉट करोगे ना, पहला कंपोनेंट सरवाइव करेगा। तो कितना लिखें a1 आई लिख दें वहां पर, ठीक है, प्लस जे कैप डॉट जे कैप 1, तो ए वेक्टर लिख दें, ठीक है। जे कैप डॉट ए अगला टर्म a2j और के कैप डॉट के कैप 1, तो ए वेक्टर, के कैप डॉट ए वेक्टर a3 और के कैप। अब आप रियलाइज करो ए वेक्टर यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो कितना बन गए 3a वेक्टर। कौन बताएगा कि ये बचा हुआ जो है ये है क्या? माइनस ए वेक्टर है, ये है ना। अगर आप चेक करोगे तो ये वाली क्वांटिटी माइनस ए वेक्टर है, तो ये माइनस ए वेक्टर आ गई, तो आंसर कितना आ गया 2a वेक्टर आ गया। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। वैसे तो अगले वाले को भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से कर सकते हैं सॉल्व, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम वैसे तो यार अगर हम आई डॉट आई करेंगे 1 आ जाएगा और इसका इसके साथ करेंगे तो फिर ठीक है। वैसे तो यार ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है उसमें, लेकिन एक बार क्या करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही लगाते हैं, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन तो उसी से ज़्यादा आसान हो रहा होगा, है ना। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव से हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर अब मैं चल रहा हूँ, करें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखो इधर 3 वेक्टर पहले आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, इन 3 का क्रॉस दिया हुआ है। तो जब आप इसको लिखोगे ऐसे एक एक करके इवैल्यूएट करते हैं, 3 को एक एक करके इवैल्यूएट करते हैं, एट द एंड ऐड कर देंगे। फर्स्ट वाले को करेंगे तो पहले आप लिखोगे माइनस आई कैप, फिर यहां पर लिखोगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डॉट ए वेक्टर माइनस जे वेक्टर और फिर एक मिनट है, फिर आएगा आई कैप। अब बताओ क्या कर रहे हो? ठीक है, सही है, ठीक है। पहले वाले में क्या होता है ए सी बी होता है, ए सी बी, तो ए सी और फिर क्या लिखोगे बाहर से मल्टीप्लाई में ए वेक्टर माइनस जे कैप, ठीक है, सही लिखा है। अब आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, तो ए वेक्टर माइनस जे वेक्टर लिख दें, जे कैप लिख दें, तो ए कैप माइनस जे कैप आ गया। आई डॉट आई 1 होता है। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना पड़ेगा। आई डॉट ए आएगा, आई डॉट ए माइनस आई डॉट जे, आई डॉट ए कितना आएगा अगर ए वेक्टर वही है a1, आई डॉट ए आएगा a1, आई डॉट जे 0, तो a1 बचेगा वहां पर। तो यहां कितना आ जाएगा माइनस में a1 आई, क्या इतना लिखना ठीक है? ये पहली वाली चीज निकल आई। दूसरी वाली चीज में आपके पास है, देखो आप सीक्वेंस को फॉलो करना, पहले सेकेंड वाला लिखते हैं जे कैप, फिर आप लिखोगे जे कैप डॉट,
फिर आप लिखोगे ए वेक्टर माइनस के कैप, और फिर बाहर से आप लिख देना जे कैप मल्टीप्लाई में, और इधर जो आएगा इधर आएगा जे कैप डॉट जे कैप, फिर आएगा ब्रैकेट में कितना ए माइनस के कैप। ठीक लिखा मैंने ये, तो ए माइनस के कैप आ जाएगा। जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है ये बता दो, 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा ए वेक्टर माइनस के कैप। इधर आ जाओ जरा सेकंड वाले पर, तो जे A2 आएगा और दूसरा क्या आएगा जे डॉट के, 0 आएगा क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो A2 जे कैप लिखना सही रहेगा। ठीक है, लास्ट पर आ जाओ, लास्ट वाले प्रोडक्ट को इवेलुएट करते हैं, तो माइनस में आएगा के कैप और डॉट ए वेक्टर माइनस आई वेक्टर, और फिर बाहर से लिख देना के कैप, फिर इधर आ जाएगा के कैप डॉट के कैप, और बाहर से लिख देंगे ए वेक्टर माइनस आई कैप। बताओ ठीक लिखा मैंने ये? के कैप डॉट के कैप बता दो कितना आएगा, के 1 आएगा, तो ए वेक्टर माइनस आई वेक्टर आई कैप सॉरी, और के डॉट इज A3 के कैप। अब तीनों को ऐड करना है, ऐड करोगे तो 3A वेक्टर आएगा, 3A वेक्टर आ गया तीनों को ऐड करने से। एक आएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और A1 A2 A3 इनको ऐड करके कितना आएगा माइनस ए वेक्टर, तो इज इक्वल टू में 0 भी दिया उसने, तो 2A वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, कौन बताएगा इसके बाद 2A वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक लिखा है, तो A वेक्टर की वैल्यू बोलना कितना लिखें, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय कितना 2। कर सकते हैं ऐसा? इसमें कोई भी स्टेप आपको लग रहा है दिक्कत वाला है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से लिख दो, और फिर उसके बाद हम वापस चल रहे हैं वॉल्यूम वगैरह के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो वेक्टर्स थ्योरेटिकली मैं ख़त्म कर रहा हूं, बट इसके क्वेश्चंस अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने क्लास में टच नहीं किए हैं, तो उनको कराया जाएगा टाइम लगते ही। लेकिन आप क्या करो, घर में सॉल्विंग स्टार्ट कर दो, सिंगेज की कर लो, पीवाई को थोड़ा लेट कर लेना, बट सिंगेज पहले कर लो, थोड़ा सा उसकी एक्सरसाइज कर लो। उससे एक्सरसाइज में देखो 50-60 भी अगर आपने क्वेश्चन कर लिए ना एक्सरसाइज के, तो मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी कवर वहीं पर। ठीक है, ठीक है। क्या कर दो, AC ऑन, क्या कर दो, AC ऑन कर दो बेटा। हाँ कर दें आगे, ठीक है, ठीक है, आगे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनना, इससे स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले से। ये हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग थोड़ा सा क्लियर करके देगा। पहला क्वेश्चन जो ये वाला है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग का मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको ये सिखाया था, जब मैंने आपको लिखवाया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखाई थी, ये इसके ही इक्वल होता है और इसके इक्वल होता है। बस क्या फॉलो करना चाहिए उसको, साइकिल फॉलो करना चाहिए उसको, है ना। अब देखते हैं किस किस को समझ आई थी वो बात, यहां पर हम अप्लाई करेंगे। अब सुनना क्या, ठीक है। अब फटाफट से देखो, इधर देखेंगे सब लोग बोर्ड पर, इधर बोलो नहीं। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपने साइक्लिक फॉर्म ये ले ली, ए वेक्टर वेक्टर है ये, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, क्या पहले वाले को साइकिल फॉलो कर रहा है ये एबीसी की? तो पहले वाले को बॉक्स लिख सकते हैं, बॉक्स एबीसी, ठीक है, पहले को बॉक्स लिख दिया। क्या बी सी ए साइकिल फॉलो कर रहा है? तो ये भी बॉक्स है, एबीसी का ही बॉक्स है ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। प्लस क्या बी सी ए साइकिल फॉलो कर रहा है? तो साइकिल फॉलो कर रहा है, तो ये ए बी सी का ही बॉक्स है, ऐसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और सी ए बी साइकिल कर रहा है फॉलो, तो ए बी सी का ही बॉक्स है। अब अगले वाले से आपको थोड़ा सा समझ आएगा।
सी बी ए, उल्टा हो गया, उल्टे में जाने लगा, सी बी ए। तो अगर साइकिल फॉलो नहीं हो रहा है तो बी क्रॉस ए को पहले आप क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी माइनस टाइम्स। लेकिन तो पहले आप क्या करना, देखो मैं आपको रफली मैं लिख रहा हूं, देखो सी डॉट बी क्रॉस ए जो है, ध्यान से देखो बोर्ड पर, ये क्वांटिटी माइनस टाइम्स है सी ए बी के, ठीक है। अब क्या ये वाला साइकिल फॉलो कर रहा है, सी डॉट ए क्रॉस बी कर रहा है साइकिल फॉलो। अगर ये साइकिल फॉलो कर रहा है तो क्या लिखोगे आप इसको, माइनस टाइम्स, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए बी सी ऐसा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर फॉलो कर रहा है ए बी सी, तो दैट मीन्स ये ए बी सी का ही बॉक्स फंक्शन है। तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनली, 1 + 1 - 1, तो आंसर कितना आ गया, 2 - 1। तो 2 - 1 कितना होता है, 1। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखो और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब हमें करना है, इसको लिख दो पहले तो आप, ठीक है। कॉनकरेंट वर्ड का मैथमेटिक्स में क्या मतलब आपको पता है, जो एक ही पॉइंट पर मीट करे, ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। आपके पास कॉनकरेंट एजेस दी गई हैं, एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है ये, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और तीसरा वेक्टर है 3i कैप माइनस के कैप, ऐसा लिखा हुआ है। वॉल्यूम निकालना है बस, इसमें तीनों एजेस एक ही पॉइंट से निकलने वाली तीनों एजेस के वेक्टर्स आपको पता है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम के लिए आपको पहले बी क्रॉस सी निकालना होगा, बी क्रॉस सी आप निकालना, फिर आपको ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना होगा। पैरेललोपाइप का वॉल्यूम होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो करना स्टार्ट करो। चलो तो पहले वाले का फटाफट, बी क्रॉस सी का आंसर, अच्छा कभी अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर नेगेटिव आ सकता है अगर आपने लेफ्ट हैंडेड सिस्टम लिया हुआ हो, उसमें कहा गया था। तो बी क्रॉस सी का किसके पास आंसर है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस, ये है क्या, देखो -2 है, पक्का, ठीक है। तो -2j कैप आ रहा है, यही है फाइनल, देखो ठीक है। अब इसका डॉट करना है बस तुम्हें ए के साथ। तो बताओ ए डॉट बी क्रॉस सी कितना आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इस वेक्टर के साथ डॉट करना है। अब तो इस वेक्टर के साथ डॉट कराओ, -2 + 6 + 0, क्योंकि के कैप तो है नहीं, तो यहाँ पर कौन है, 0 के कैप लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 के कैप है। तो 6 - 2 का आंसर कितना आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप कितना आ गया, 4। तो याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप इज एबीसी का बॉक्स फंक्शन, और टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या है, 1/6 ऑफ द एबीसी का बॉक्स फंक्शन, ठीक है। वो कोई इनिशियल वेक्टर्स होने चाहिए सारे के सारे, जैसे उसमें पैरेललोपाइप में भी जो डायग्राम था उसमें कोई इनिशियल वेक्टर लेके वो बनाया गया था। तो कोई इनिशियल वेक्टर लेके आपको काम करना है। 3 वेक्टर्स दिए जाएंगे, बी क्रॉस सी निकाल लो, किसी को भी ए, किसी को भी बी और किसी को भी सी माना जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और उसके बाद जैसे ए बी सी तो सीक्वेंस में मैंने मान लिया, बट आप किसी को भी मान सकते हो। उसके अलावा ए डॉट बी क्रॉस सी निकालोगे, फर्क बस माइनस प्लस का आ सकता है और कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, कर सकते हैं इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर रहा हूं आपको। तो ये वाला क्वेश्चन तब तक आप लिख लो, ये वाला जिसने कर लिया यहाँ तक का वो ये वाला क्वेश्चन लिख ले, ये अच्छा क्वेश्चन है।
किसी का भी किसी से क्रॉस कर सकते हैं, डॉट बस बचे वाले से करना है। ऐसा नहीं कि बी क्रॉस सी ही निकालना है। ए क्रॉस बी अगर आपने निकाल दिया तो किसके साथ डॉट करोगे? सी के साथ। आंसर में फर्क बस प्लस माइनस का होगा। जिन दो का क्रॉस करा चुके हो उसको बस तीसरे वाले वेक्टर के साथ डॉट करा दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, करें अगला। ये दो क्वेश्चंस तो लिख दिया आप लोगों ने पहले वाले, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहली चीज ये है कि टेट्राहेड्रॉन के आपको क्या दिए हुए हैं? टेट्राहेड्रॉन के आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए, उसके क्या कहते हैं उसको, वर्टेक्स के। तो वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ये आपको नहीं दिया हुआ है, ये चीज़ आपको नहीं दी हुई है कि जो क्या कह सकते हैं उसको, को इनिशियल जो वेक्टर्स हैं वो नहीं दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, आप किसी एक पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान लो। आपके पास फॉर्मूला क्या है? 1/6 ऑफ द बॉक्स फंक्शन ऑफ ABC। तो उसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये वाला वेक्टर भी निकालना पड़ेगा और ये वाला वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको लिख के क्वेश्चन ने दिए थे। तो सबसे पहले आप लोग निकालना स्टार्ट करो एक एक करके। AB वेक्टर निकालो, AC वेक्टर निकालो और AD वेक्टर निकालो। इन तीनों को ही किसी एक को नाम दे दो A वेक्टर, किसी को नाम दे दो B वेक्टर, किसी को नाम दे दो C वेक्टर, किसी को भी लिया जा सकता है। आंसर AB का आंसर बताओ जरा। तो 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप लिख सकते हैं। अब AC वेक्टर बताओ कितना आएगा? AC वेक्टर आएगा 4i कैप, फिर 2j कैप प्लस 4k कैप। लास्ट वेक्टर AC बताओ AD। तो AD जो है वो है 2i कैप, 2j कैप, 0k कैप। तो किसी, देखो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड इज A डॉट B क्रॉस C। ये है पैरेललोपाइड का वॉल्यूम, तो कर दो। अच्छा नहीं, पैरेललोपाइड टेट्राहेड्रॉन है, ये टेट्राहेड्रॉन है तो इसी पैरेललोपाइड के 1/6 होता है इसका वॉल्यूम। A डॉट B क्रॉस C का 1/6 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कराओ जल्दी जल्दी से, और B क्रॉस C का आंसर आपने बताना है और उसके बाद डॉट करना है A के साथ। करो जल्दी से। जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है, अगर कभी 0 आए तो इस बात का मतलब है कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, वो एक ही प्लेन में हैं, वो अलग अलग प्लेन्स में नहीं है। तो B क्रॉस C का आंसर किसका कंफर्म्ड है? -8i कैप प्लस 8 है, और नहीं J वाला तो बताओ। 1j कैप, 8j कैप, ये और ये भी प्लस में है। आई कैप पे माइनस है, अच्छा ठीक है ठीक है। और लास्ट वाला 4 प्लस वाला, ठीक है। अब इसका जो B क्रॉस C है उसका डॉट आप कर दो A के साथ। B क्रॉस C और A का डॉट प्रोडक्ट करो, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके आंसर फाइनल तुम्हारा 6 आना चाहिए, ठीक है, 6 आना चाहिए। तो जब आप इन दोनों का डॉट करोगे तो -24 -8 -4 प्लस -24 माइनस, हाँ ठीक है, तो 36 आ जाएगा। ये 36/6 आएगा। वॉल्यूम अगर नेगेटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पॉजिटिव लेके काम करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा +6 आपको वॉल्यूम लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं कि वॉल्यूम वगैरह कैसे निकालना है? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे याद रखना, कभी कभार क्या होगा, कभी कभार आपको ये वेक्टर लिख के ही दे देगा। अगर क्वेश्चन ने ये वेक्टर लिख के आपको दे दिए
तो लिखकर देने पर क्या होगा, डायरेक्टली आपको क्या करना है, बॉक्स फंक्शन को कैलकुलेट करना है। वेक्टर्स के अगर पोजीशन वेक्टर लिख के दिए तो आपको ये वेक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर ये डायरेक्ट गिवन नहीं होंगे आपको। तो 3 वेक्टर्स ये निकाल देना, डॉट प्रोडक्ट कर लेना, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लेना, उसका आंसर लिख देना फिर। ठीक है, तो कितने बच्चों का फाइनल आंसर आ गया इसका? ठीक है, काफियों का आ गया है। ठीक है, तो करो जल्दी से। और अगला क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूं लिखने के लिए, जिनका हो चुका है। ठीक है, तब तक ये वाला सॉल्व करोगे आप, इसे लिखो और इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको करोगे फटाफट। बी क्रॉस सी क्या है? बी क्रॉस सी आ रहा है आई कैप प्लस ये तूने कैप सीक्वेंस में निकाल लिया ना? आई कैप प्लस मेरा भी सही है 1 माइनस ए ले लिया यार, अरे ये तो निकाल मिनिमम है तो ठीक है। अरे एक ही कितना आ रहा है? 1/√3 करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट, तो आगे बढ़ रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि पैरेललोपाइड इन वेक्टर से बना है, तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो देखो इधर ध्यान से सुनना, ये जो पैरेललोपाइड है, इस पैरेललोपाइड में 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। इसके वॉल्यूम की बात की जा रही है कि वॉल्यूम कब मिनिमम होगा, गिवन की यहां पर एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट दे दिया उसने, है ना। मैं डायरेक्टली कुछ आंसर शो कर रहा हूं आपको डायरेक्टली, तो सुनना।
तो अब देखना, देखो मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले, कि अगर आप सुनेंगे सब लोग इस बात को, अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो एक शॉर्टर वे है। क्या है शॉर्टर? सुनना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि लेट अस सपोज आपके पास 3 वेक्टर्स हैं। इस वेक्टर को मैंने माना, सुनना सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 B, इसको मैंने माना A1 A2 A3। इस वेक्टर को क्या माना? A1 A2 A3। इसको माना B1 B2 B3। इसको माना C1 C2 C3। ठीक है, अब हमें निकालना ये चीज़ है। इसको निकालने का मतलब है कि पहले B क्रॉस C का आप क्या निकालोगे? वैल्यू निकालोगे B क्रॉस C की यूजिंग डिटरमिनेंट। अब उसका आप किसके साथ डॉट करने वाले हो? A वेक्टर के साथ। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C यही होगा। क्या ये समझ आ गया आपको? है ना, ये तो यही लिखा हुआ है कि B क्रॉस C निकालो और B क्रॉस C का डॉट इसके साथ कर लो। अब होगा क्या, अगर आप रियलाइज करो, ये आई कैप का जो कोफिशिएंट है, ये आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो किसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा? आई का जो कोफिशिएंट था, आई का कोफिशिएंट यहां से निकलेगा वो। तो क्यों ना आप इस A1 को इसी की जगह रख दो और आई यहां से हटा दो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे आई कैप का कोफिशिएंट, तो आई कैप का कोफिशिएंट यहां से निकलेगा और उसका मल्टीप्लाई A1 के साथ हो रहा होगा। तो क्यों ना A1 को ही यहां लग दिया जाए ताकि वही सेम काम हो जाए। आई का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट के साथ हो गया। ऐसी तो होगा ना डिटरमिनेंट निकालते समय, लिख सकते हैं ऐसा। अब आप दूसरे पर आ जाओ। जब हम J की बात कर रहे हैं तो J का मल्टीप्लाई J के कोफिशिएंट के साथ होगा। J का कोफिशिएंट इससे निकलता है और इससे निकलता है, राइट, इन दो से निकलता है। तो क्यों ना यहां पर J की जगह A2 ही लिख लिया जाए। अगर आप J की जगह A2 ही लिख देंगे तो उससे वो डायरेक्ट काम हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का स्टेप गायब हो जाएगा। तो यहां पर A2 आ गया। तो समझ पा रहे हो आप कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इसी के इक्वल है कि आप पहले वेक्टर को ऐसे लिख दो, दूसरे वेक्टर को सेकंड नंबर पर लिख दो और ये तीसरा वेक्टर आपने लिख दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपने क्या करना है, जैसे 3 वेक्टर्स हैं, 3 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है तो पहले क्रॉस निकालो फिर डॉट करो, तो वो टाइम टेकिंग काम है। ये इवन एनसीईआरटी में भी था उस टाइम पर जब मैं पढ़ता था, अब तो हटा दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई नया रिजल्ट है। ये डायरेक्टली आपको क्या करना है, 3 वेक्टर्स का अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डायरेक्ट ही लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर लौट कर। क्वेश्चन ने ये 3 वेक्टर्स आपको लिख के दिए। क्वेश्चन ने कहा कि आप बताओ कि इसका वॉल्यूम मिनिमम कब होगा। तो पहले वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपने A वेक्टर के कोफिशिएंट यहाँ लिख देने, B वेक्टर के कोफिशिएंट यहाँ लिख देने और C वेक्टर के कोफिशिएंट यहाँ लिख देने। और जब आप इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करोगे तो डिटरमिनेंट ये आएगा। अब ये क्या है ना, इसमें वेरिएबल कौन है आप बताओ? A कांस्टेंट नहीं है। आप A की कुछ वैल्यू लोगे उसके लिए कुछ और वॉल्यूम आएगा, A की दूसरी लोगे कुछ और वॉल्यूम आएगा। तो ये बेसिकली फंक्शन ऑफ A है। मैक्सिमा मिनिमा के टाइम पर पढ़ाया गया है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 से इक्वेट किया तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है इसमें से एक पॉइंट हो सकता है मैक्सिमा का और दूसरा मिनिमा का हो। तो उसके लिए क्या निकाला फिर, डबल डेरिवेटिव। मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इन दो में से कौन सा वाला क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव लाके देगा आपको, +1/√3, क्योंकि मिनिमा चाहिए आपको। समझ आ रही बात? तो अब से क्या करना, जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ओरिजिनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट आप इसकी हेल्प लोगे तो इसकी हेल्प लेने से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप इसको एज इट इज लिख दो और फिर बस ऑलमोस्ट एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं और फिर उसके बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, लिख दो जल्दी से। तो ये टॉपिक काफी आसान है, वेक्टर्स। घर में जब आप क्वेश्चन करोगे पहले सिंगेज करना ताकि बेस स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद PYQ कर सकते हैं। ठीक है,
कर लें आगे अब, ठीक है। बस अब आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर खत्म कर रहे हैं इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। घर में सिंगेज पहले करना, अगेन मैं कह रहा हूँ जितना भी टाइम आपके पास है, संडे को आपको मिल जाएगा टाइम, थोड़ा संडे को एग्जाम है नहीं है ना कुछ, तो बस संडे को टाइम है, संडे में बैठ के ये डॉट और क्रॉस के करना आप क्वेश्चन ना, पुराने जो हो गए सो हो गए, डॉट और क्रॉस के क्वेश्चंस करना उस चैप्टर में से, ठीक है। बस अब देख लो इधर, सब लोगों ने बोर्ड पर देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये वाला था यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला जैसे ये वाला लिखा हुआ है, इसको पहले कर रहे हैं सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, अब बोलोगे नहीं, बोर्ड पर देखना है, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। आप मुझे बताओ इसमें जो बॉक्स फंक्शन है वो कितने वेक्टर्स के लिए डिफाइंड है? 3। तो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, 3 वेक्टर्स हैं ये। आपको क्या करना होता है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है पहले 2 को आपको पिक करना है और पहले 2 को पिक करके आपको डॉट उसका कराना है, किसके साथ? पहले थर्ड के साथ नहीं, दोनों के क्रॉस के साथ, b प्लस सी, सी प्लस ए के क्रॉस के साथ आपको इसका डॉट करा लेना है, ऐसा होगा। अब क्वेश्चन का कहना यह है कि इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स फंक्शन ऑफ एबीसी। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे तो डिस्ट्रीब्यूट इजीली हो जाएगा। जैसे 4 टर्म्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है यूजुअल जो मल्टीप्लाई है दैट इज एप्लीकेबल। आप पहला टर्म लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे के साथ करो, इसको लो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बताओ कितना आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पहला b क्रॉस सी आप ऐसे लिखोगे, फिर आएगा b क्रॉस ए, फिर आएगा c क्रॉस सी। तो c क्रॉस सी कितना होता है? एंगल 0 है तो c क्रॉस सी 0 हो जाएगा। फिर क्या आएगा? c क्रॉस ए। अब आपके पास यहाँ पर 3 वेक्टर्स लिखे हुए, 1 2 3। आपको ये तीनों वेक्टर, जैसे यहाँ पर तो प्लस है और बीच में क्या है, यहाँ पर डॉट है। तो आप लोग ये जानते हो कि प्लस के ऊपर ना जो अंदर क्या है ना, 3 वेक्टर्स का प्लस है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, 3 वेक्टर्स का प्लस अंदर दिया हुआ है। तो आप डॉट को प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये जो है ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले ऐसे आएगा तो कितना आएगा, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट में क्या लिखोगे आप? बी क्रॉस सी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। फिर कितना आएगा? ए प्लस बी और फिर डॉट में कितना लिख दें? बी क्रॉस ए लिख दें क्या ऐसा? और लास्ट में कितना आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और फिर डॉट में कितना लिख दें? सी क्रॉस ए। क्या इतना कर सकते हैं? अब आगे आ जाओ। अब मुझे ये बताओ, ए का देखो एडिशन, जैसे आप इस चीज को ऐसे सोचो कि यार ये एक वेक्टर है, वेक्टर को आप डॉट करना चाह रहे हो एडिशन के साथ। तो वेक्टर का अगर हम एडिशन के साथ डॉट कर रहे हैं तो दैट इज अलाउड, क्योंकि वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पर। तो बी क्रॉस सी का ए के साथ डॉट हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद बताओ क्या होगा? बी, हाँ 0, वेरी गुड। तो बी डॉट बी क्रॉस सी आएगा। अब बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर होता है? बी वेक्टर के। तो बी क्रॉस सी क्योंकि बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और उन दोनों का डॉट हो रहा है, तो ये वाला टर्म कितना है? ये वाला टर्म 0 है आपके लिए। अब आप आ जाओ अगले पर। अगले पर आएगा ए डॉट बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, फिर आएगा बी डॉट बी क्रॉस ए ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आएगा ए डॉट सी क्रॉस ए और फिर आएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। कौन सा 0 होगा? ये 0 हो जाएगा क्योंकि सी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ए बी सी क्या साइकिल फॉलो हो रही है? यस। तो ए बी सी का क्या आ गया? ये बॉक्स फंक्शन आ गया। अच्छा ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये चारों 0 हो गए। और ये बी सी ए साइकिल फॉलो हो रही है, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। तो फाइनल आंसर कितना कहोगे आप? 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। ये बी सी ए लिखने की बजाय आप इसको यहीं पर ए बी सी लिख दो, क्योंकि अगर साइकिल फॉलो हुई तो आप ऐसा लिख सकते हो फिर ए बी सी, बस यही है। तो अब क्या करना, बैठ के ये क्वेश्चंस करना और फिर तब उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। सक्षम तुम 3-10 हो सकते हैं मेरे को आते आते, ठीक है। तुम बैठे रहना यहाँ पर, मैं मिल जाऊँगा 3-10 तक मिल जाऊँगा।
हिंदी के नहीं अरे अरे हट गया। सिंगेज हाँ सिंगेज चलेंगे या फिर सब हटा दें? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में